बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुजात नवाज़ और आप देख रहे हैं एवरीवन कैन लर्न। इस प्लेटफॉर्म से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर एक गाइड दी थी कि किस तरीके से आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात क्लियर कर सकते हैं। और वो जो गाइड थी वो उन पेपर्स के मुतल्लिक थी जिनमें 100 नंबर के MCQs आते हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतल्लिक आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किस तरीके से FPSC के पेपर आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है। हर महीने के स्टार्ट में जो पहला संडे आता है उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट करता है जॉब्स के लिए। और इसमें जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस के मुतल्लिक होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और इसमें प्रोविंसेस का कोटा भी होता है, लेकिन बेसिकली ये जितने भी इदारे जिनके एग्ज़ाम FPSC कंडक्ट करता है वो वफाकी इदारे होते हैं। और जो वफाकी इदारे हैं उनकी आमतौर पे जो पेज हैं, जैसे अगर आप बात करें कस्टम इंस्पेक्टर की, जैसे आप AD नैब की बात करें यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब या असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, तो ये तमाम महकमे इनमें पेज अच्छी हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं ये वफाकी इदारे हैं। तो FPSC आमतौर पे जो है BPS 16 यानी कि जो बेसिक पे स्केल है वो 16+ जो है उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और जो बाकी वफाकी इदारे जो इससे नीचे स्केल की भर्तियां करते हैं वो आमतौर पे OTS NTS वगैरह से कांटेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि FPSC का क्राइटेरिया क्या होता है। आप के 100 नंबर के MCQs का एक पेपर होता है और 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। और जो इसमें शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं उन्होंने एक सीट के लिए 3 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं। और इसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन जो होती है वो आपके इंटरव्यू के बाद होती है। अगर हम फीस कैजुअल की बात करें तो जो 16 स्केल है और 17 स्केल है उसकी फ़ीस जो है वो 300 रुपीज़ होती है, जबकि इसके बाद जो 18 स्केल होता है उसकी 750 रुपीज़ और जो उसके बाद नेक्स्ट आता है उसकी 1200 है जो 19 स्केल के लिए। और जो 20 स्केल की जॉब्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है उनके लिए जो फ़ी है वो 1500 होती है। तो ये तो था इनका एक स्केजुअल फ़ी स्केजुअल। और इसके अलावा जो इनका बेसिक प्रोसीजर है वो क्या होता है। और अब इसके अगर पैनल की बात करें कि इसके इंटरव्यू पैनल में आमतौर पर 3 लोग होते हैं, जिनमें 2 लोग जो होते हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एक बोर्ड के मेंबर होते हैं जो कि प्रॉपर जो होते हैं स्किलफुल होते हैं और उनको महारत होती है इंटरव्यूज़ वगैरह लेने में। और जो थर्ड पर्सन है वो डिपार्टमेंटल होता है, यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट के मतलब पेपर दे रहे होते हैं वो वही डिपार्टमेंट अपना एक नुमाइंदा भेजता है। तो इस तरीके से आमतौर पे ज़्यादातर 3 लोग जो हैं वो इंटरव्यू पैनल में शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। जो FPSC है इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगरचे MCQs होते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने जो बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब आप FPSC का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों तो आपने 100 के 100 नंबर जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस तरह सब्जेक्ट वाइज वो तकसीम होते हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि एक सेक्शन जो है वो हमेशा आप देखेंगे कि 20 नंबर का वो इंग्लिश पे मुश्तमिल होगा। और अब इंग्लिश में क्या पूछते हैं वो, क्योंकि ये MCQs होते हैं तो उसमें आमतौर पर 4 चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं: एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर। और ग्रामर के अलावा मिसिंग वर्ड जो होते हैं वो मतलब एक आपने एक सब्स्टिट्यूट वर्ड उन्होंने दिया होता है या प्रेपोजिशन दी होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्रामर में आ जाती हैं।
और आमतौर पे देखा गया है कि पीपीएससी में या बाकी जो प्रोविंसेस के पेपर होते हैं वहाँ पर एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन एफपीएससी में ज़्यादातर ग्रामर को जो है ना अहमियत दी जाती है। इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम, प्रेपोजिशन वगैरह भी आते रहते हैं। तो 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश के बाद जो दूसरा सबसे अहम पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स चूँकि इसमें मैथमेटिक्स इस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से आम आपको 11वीं या 12वीं की मैथ मिलती है, तो आपको ज़्यादातर जो इसमें मैथ आती है वो 10 क्लास से जो है वो नीचे ही होती है। यानी कि आपकी जो शुरू की सेकेंडरी स्पेशली ग्रेड की यानी कि क्लास 8 तक, यानी कि जिनको मिडिल कहते हैं, मिडिल की क्लासेस जो हैं वहाँ तक आमतौर पे मैथ में से क्वेश्चन आते हैं जो एनालिटिकल टाइप के होते हैं, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और जो बेसिक मैथ होती है इसके फंक्शंस वगैरह आते हैं, या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, ज़कात वगैरह, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें इशारिया वगैरह और आपकी कसरें यानी कि बटा वगैरह जो है उसको चेक किया जाता है कि आपकी वहाँ पे जो बेसिक मैथ है उसमें आपकी स्किल कितनी है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करें तो मैथ में से आप 20 नंबर जो हैं वो बआसानी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें जो मैथ की हैं आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से अज़बर कर लें, तो यकीनन आपका ये मैथ वाला प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जनरल नॉलेज एक इंतहाई वसी टॉपिक है जो कि अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। जनरल नॉलेज में आपसे तारीख़ की शख्सियात के मतलब भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे साइंस के मतलब, एवरीडे साइंस के मतलब भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके लिए जो मैं आपको किताब रिकमेंड करूँगा वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम की सीरीज़ है। वो बहुत अच्छी गाइड है इसके मतलब। और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड पे आपको कुछ वेबसाइट्स बताता जाऊँगा जो कि एफपीएससी में इंतहाई क्रूशल किरदार अदा करती हैं एफपीएससी के पेपर्स में, क्योंकि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इससे पहले मैंने आपकी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको किसी वेबसाइट के मतलब नहीं बताया था, क्योंकि पीपीएससी में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसको रिकमेंड किया जा सके, लेकिन एफपीएससी में उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन हैं जो वेबसाइट से आते हैं। और कभी कभी तो इस तरीके से होता है कि जो वेबसाइट पे सेम स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल वही स्टेटमेंट जो हैं वो पेपर में आई होती हैं। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, यानी कि इस्लामियात की। इस्लामिक हिस्ट्री में जो मेन चीज़ें हैं वो गज़वात वगैरह हैं, जैसे मतलब गज़वात की तारीख़ें हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इस्लामियात में तारीख़ जो है वो उसको थोड़ा पसे पर्दा डाल दिया जाता है। जैसे आप किसी इस्लामियात बंदे से भी पूछें कि हिजरी ईयर्स और जो हिजरी कैलेंडर है उसको आप ईसवी कैलेंडर के साथ अटैच करें तो वो आपको बताने से कासर रहेगा। मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको गाइड कर दूँ कि 571 AD यानी कि एनो डोमिनी का मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल। तो 571 का मतलब होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 571 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और उस वक़्त जो अरबों में ट्रेंड सालों को लेके, कैलेंडर को लेके, तो वो सालों को किसी ख़ास इवेंट के साथ मुंसलिक कर देते थे। जैसे जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उसी साल अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था। तो उस जंग में चूँकि उसने हाथी इस्तेमाल किए थे, और जिसका जिक्र कुरान मजीद की एक सूरत में भी है जिसमें हाथी वालों का जिक्र है। तो इस वजह से जो अरब थे उन्होंने उस साल को नाम दे दिया द ईयर ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथियों वाला साल। ये वो साल था जब अब्राहा ने काबे पर हमला करने की नाकाम कोशिशें की थी। अब जब इस्लाम जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड फोर्स बन गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में क्या हुआ कि इस्लामी कैलेंडर जो है उसको मुरतब किया गया।
तो इसके लिए जो सबसे अहम वाक़या समझा गया वो हिजरत मदीना को समझा गया। तो 622 ईस्वी असल में हिजरत मदीना जो है वहाँ से 622 ईस्वी में हुई थी, तो वो हिजरत का पहला साल गिना जाता है। अब अगर आप तमाम जंगों को चाहें तो बड़ी आसानी के साथ ईस्वी सालों के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। जैसे 622 में हिजरत हुई थी और 624 यानी कि 2 हिजरी में गज़वाए बदर हुई थी, 625 में गज़वाए उहद हुई थी। तो इस तरीके से आप तमाम इवेंट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से आप मुंसलिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ़तह मक्का की बात करूं तो वो हिजरत का 8वां साल यानी कि 630 ईस्वी बनता है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से हिजरी सालों को ईस्वी सालों के साथ मुंसलिक कर सकते हैं और इससे तारीख का आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो सकता है। अब अगर मैं इस्लामियात की तैयारी के लिए आपको एक रिकमेंड करूं तो 9th और 10th की एक इस्लामिक हिस्ट्री की किताब आती है जो कि बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप वो किताब मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी पाकिस्तान स्टडी, जो एक बहुत अहम सेक्शन है। पाकिस्तान स्टडी के लिए भी मैं आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके बोर्ड की, जो गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल बोर्ड बने हुए हैं, जैसे हम पंजाब वालों का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो वहाँ पर 6th, 7th और 8th में हिस्ट्री की किताब आती है, 9th, 10th में मुतालिया पाकिस्तान आती है, फिर 12th में मुतालिया पाकिस्तान आती है। अगर आप ये चारों पाँचों किताबें क्लियर कर लें तो मैं शर्तिया तौर पे कहता हूँ कि आपके जो पाक स्टडी का क्वेश्चन है वो पूरे 100% आप अटेम्प्ट करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए इसके अलावा किसी किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन है करंट अफेयर्स का। FPSC में बाकी तमाम जो कमीशंस हैं, जो सूबाई कमीशंस हैं, उनके बरअक्स करंट अफेयर को इंतहाई ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसमें से अक्सर 10 से 12 नंबर जो हैं वो करंट अफेयर के आते हैं। अब वो करंट अफेयर आपने कहाँ से करने हैं, ये बहुत एक अहम संग मील है जिसको अबूर करके आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे चीफ सोर्स है वो है pakmcq.com। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड पे कुछ वेबसाइट्स के मतलब बताऊंगा। pakmcq करंट अफेयर जो हैं पाकिस्तान के और वर्ल्ड के, उसके लिए इंतहाई बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अलावा जो वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो हैं एग्ज़ाम वेदा। एग्ज़ाम वेदा जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो स्पेशली जिन पेपर में कंप्यूटर से सेक्शन आते हैं वहाँ वो वेबसाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर आपके जो MCQs हैं उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़ाम वेदा की वेबसाइट से उठाए जाते हैं। और एक वेबसाइट और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है बिक्स इंडिया। अब मैं इन तमाम जो है वेबसाइट्स को अपनी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वो ज़रूर जो है वो उनको चेकआउट करें। इन जो वेबसाइट्स हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, क्योंकि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि वो तमाम के तमाम पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट इन वेबसाइट से उठा लेते हैं।